इसमें हमने देखा था, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो क्या है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इट इज अ स्पेशल मेंबर मेथड विच इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली, मतलब ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है ऑटोमेटिकली। whenever and the object of a class is created, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इन्वोक होता है या फिर कॉल होता है। created, in other words, this is a member function which initialize a class which is called as automatically whenever a instance of a class is created। दूसरे शब्दों में भी उसने वही बोला है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इंस्टेंस बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनता है, उसी टाइम में वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर का काम है उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। दो फीचर है कंस्ट्रक्टर में। पहला है फर्स्ट फीचर, सेम नेम एज अ क्लास सेल्फ इटसेल्फ, मतलब क्लास का जो नाम है वो नाम फंक्शन का होना चाहिए। सेकंड, उस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिटर्न टाइप, मतलब सर इंट वॉइड फ्लोट कुछ भी लगा नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टर। Why use of constructor? The main use of constructor is the placing the user defined value in place of default value, मतलब garbage value के जगह पे user defined values डालने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, चलो एग्जाम्पल हमने कल के इसमें लिया था, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं उस कल वाला ही ओपन करो। यस, दिस वन। ओके, फिर से एक बार मैं ग्रेड कर रहा हूँ, फिर से एक बार बनाना सिखाता हूँ एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर से यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ पब्लिक। यस, बिकॉज एक्सेस होना चाहिए, इसलिए कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसको हम क्या करना है? बाहर से एक्सेस करना है। यहाँ पे मैंने पब्लिक ले दिया। यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन, तो यहाँ पे दे दिया void my। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ पे कर दिया hey I am const, hey I am fun, फंक्शन है ना। तो ये है मेंबर फंक्शन, ये नॉर्मल सा मेंबर फंक्शन है। इसका काम क्या है? सिर्फ बोलेगा हेलो हे आई एम फंक्शन करके बोलेगा। अब इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, याद रखना। क्लास के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उनको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। उनको कॉल करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यू कैन सी विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट का टी बनाया, तो टेस्ट का टी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बना के मैं टी डॉट माई को कॉल कर सकता हूँ। ओके, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। वेट सेकेंड, यू कैन सी हमारा हे आई एम फंक्शन करके लिख के आ गया है सक्सेसफुली। अगर मैं उस फंक्शन को बनाता हूँ बट उस ऑब्जेक्ट को भी बनाता हूँ पर ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करता हूँ तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब सिर्फ लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उसको कॉल भी करना पड़ेगा आपको मैन्युअली। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कॉल नहीं होता, फंक्शंस को आपको कॉल करना पड़ता है। ओके, अभी एक स्पेशल फंक्शन बना रहे हैं। स्पेशल फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम सेम एज इट इज रहता है हमारे क्लास नेम। तो देखो, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम शुड बी सेम एंड इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। आई एम टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। देखो, इस चीज को मैं कॉल नहीं करूंगा। देखो, टी का टी बनाया। देखो, पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते और बस कंस्ट्रक्टर रखते हैं, तो देखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है क्या। यू कैन सी अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊं तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। अभी तो आउटपुट आएगा नहीं। देखो, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी लिख के नहीं आया, बिकॉज हमने कुछ भी किया ही नहीं है मेन में। सेकंड, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना बहुत इजी है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन एंड आई एम टेस्ट क्लास करके वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाया वैसे वो चीज कॉल हो गई। सेम चीज अगर मैं एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या फिर 4 ऑब्जेक्ट, जितने भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतने बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब टी के लिए भी कॉल होगा, T1 के लिए भी कॉल होगा और T2 के लिए भी कॉल होगा। यही वाला कंस्ट्रक्टर, सेम कंस्ट्रक्टर। उसके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर का काम है जब भी ऑब्जेक्ट बने तब वो एग्जीक्यूट होगा। यू कैन सी आई एम टेस्ट क्लास कॉन्स्ट, आई एम टेस्ट क्लास कॉन्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड, अब ये इसका यूज क्या है? हमने ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट जैसे बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक्चुअल में इसका यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंट ए है, इंट ए और मैंने सिर्फ डेटा मेंबर बनाया और यहाँ पे जो
कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ void my करके फंक्शन है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस ए के साथ मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ या फिर लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ, लॉजिक फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इसका है रिजल्ट, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट देगा, तो देखते हैं क्या है रिजल्ट। तो रिजल्ट में मैंने बोला कि a प्लस सॉरी a इंटू ए, तो मतलब ये स्क्वायर हो गया ना। तो a इंटू ए का मीनिंग है स्क्वायर, स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं a का। ओके, तो इसको कॉल करूंगा तो a में जो भी वैल्यू होंगी उसका स्क्वायर निकलेगा। तो चलो देखते हैं। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, डायरेक्टली किया t डॉट a इक्वल्स टू, मैंने सपोज रख दिया 2, ठीक है चलेगा। देन मैंने क्या किया, t डॉट माई को कॉल किया, माई का काम क्या है, माई का काम है स्क्वायर करना। सो लेट्स सी 2 का स्क्वायर देता है क्या वो। एंड यू कैन सी रिजल्ट इक्वल्स टू 4, तो सही है हमारे को आंसर, हमें जो आंसर मिला है वो सही है। बट अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करूं, है ना, क्योंकि वो तो इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट नहीं करूं तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या आता है। ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ये जो आंसर है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये आंसर क्या है, गार्बेज है। तो हमें ये तो समझ गया, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में अगर डेटा नहीं डालते हैं मैन्युअली, तो उसमें वो जो डेटा होता है वो होता है गार्बेज। तो कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब गलत वैल्यूज तो नहीं होनी चाहिए उसमें, पहले से प्री डिफाइंड गार्बेज वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए। तो क्या करोगे, उसके जगह पे आप रखोगे डिफॉल्ट वैल्यूज। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यूज। मैं चाहता हूँ कि मेरा ए में गार्बेज वैल्यू ना रहे, उसमें 0 रहेगा तो चलेगा, अगर यूजर कुछ ना डाले तो उसमें 0 रहना चाहिए, ऐसा अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिफॉल्ट, हाँ जी, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। हाँ हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। ओके, सो मतलब देखिए अभी हमेशा अगर मैं करूंगा ना t1 डॉट माई को कॉल करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे वही मिलेगा, t2 डॉट माई को कॉल करूंगा तो वही मिलेगा, बिकॉज मैंने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 सेट किए और अभी कोई गार्बेज वगैरह नहीं मिलेगा मेरे को, टोटली प्रॉपर आंसर मिलेगा, दैट इज 0। सर ये प्रॉपर मतलब देखो यहाँ पे मेरे को अज्यूम कर सकता हूँ कि इसमें भाई आंसर क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, है ना, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द setting the default value. So default constructor is used for setting the default value. Second type of constructor, there are 3 type of constructor. As you see यहाँ पे भी कुछ किया उसने, चलो ये देखते हैं। क्लास का नाम बनाया सम, एस कैपिटल रखना चाहिए था, नहीं रखा है कोई बात नहीं। देन उसके बाद उसने क्या किया, डेटा मेंबर्स बनाए पब्लिक में ए बी एंड सी। देन उसने क्या किया, सम करके ये बनाया। तो ये सम का नाम और मतलब फंक्शन का नाम एंड क्लास का नाम सेम है, मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। सर कैसे पता चला, सेम नेम है और उसके सामने कोई डेटा टाइप नहीं है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सेकंड, a इक्वल्स टू 10 ले लिया, b इक्वल्स टू 20 ले लिया और उसने फिर क्या किया, एडिशन किया, c इक्वल्स टू a प्लस b, और क्या कर दिया, c आउट करके c को प्रिंट करा दिया। मेन मेथड में सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे सम क्लास का ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल हो गई और आंसर हमें मिल गया 30। ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब देयर आर 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी मुझे बताइए कि हमेशा क्या 0 ही रहेगा, नहीं ना। यूजर क्या करना चाहिए, यूजर ने जब ऑब्जेक्ट बना रहा है तभी बता देना चाहिए कि उसको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप यहाँ पे वैल्यूज पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर। तो उसके लिए लगेगा मुझे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सपोज इंट कर लेते हैं x, ठीक है, क्या कर लेते हैं, इंट इक्वल्स टू x, बिकॉज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू ही आ सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि यूजर अपनी खुद की मैन्युअली वैल्यूज डाल सके। तो जो भी वैल्यू x में आएंगी वो वैल्यू को मैं पास ऑन कर दूंगा, दे दूंगा किसको, a को। मतलब जो भी वैल्यू x में आएंगी वो पास ऑन हो जाएंगी a में। तो ये कब होगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज भी डालनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी टाइम में आप क्या करोगे, वैल्यूज पास ऑन करोगे। ये जो वैल्यूज है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जाएंगी। याद रखना है कि ये जो वैल्यूज जाती है
वो कहाँ पे जाती है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, मतलब ये 2 जो है वो x में जाएगा, फिर a में जाएगा और ये प्रिंट करके आएगा फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद T2 और T1 के वक्त भी ये 3 जो है वो इस x में जाएगा और a के अंदर डाल दिया जाएगा और ये हो जाएगा। सेम चीज T4 के वक्त भी। तो जो अभी डिफॉल्ट वैल्यूज जो सेट हो रही थी वो अभी इस बार डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट होंगी, यूजर डिफाइंड वैल्यूज सेट होंगी। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू सेट द यूजर डिफाइंड वैल्यूज एंड फिर उसका आंसर वो मिलेगा हमें। यस यू कैन सी फर्स्ट जो था टी का था 4, T1 का था 9 एंड T4 का है, मतलब T2 का है 16 बिकॉज 4 का स्क्वायर 16। अब ये चीज ये चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वाले लास्ट वाले प्रोग्राम में। तो ये 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर बनता है। फिर से एक बार मैं बता दूं, parameterized constructor it is used to set the default values and default constructor it is used to set the default values and parameterized constructor it is used to set the user defined values। ओके फिर से एक बार, अगर यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ a and b एंड मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल यूजर से लेने पड़ेंगे x एंड y, जो लेना है वो लो। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जो भी y में आ रहा है उसको मैं डाल दूंगा b में पास ऑन कर दूंगा और साथ साथ में कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ बताने के लिए अगले पर्सन को कि यार कंस्ट्रक्टर ने ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज डाली। अगर आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है और जितने पैरामीटर ले रहा है उतने ही पैरामीटर उतनी ही वैल्यूज नीचे से भी पास ऑन करनी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1 डाल दिया, 4 डाल दिया, जो डालना है वो डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अब वो 2 नंबर ले रहा है तो उसका क्या करवा देते हैं, सिंपल सा मैं एडिशन करवा देता हूँ। तो माय फन का काम है एडिशन करवाना, और जो वैल्यूज है वो किसके थ्रू हम फील करवा रहे हैं, टेस्ट मतलब ही हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सेव करते हैं और रन करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 4 that is 7 and 4 + 3 also 7। you can see ये वाली जो वैल्यूज है वो यहाँ पे एक्चुअल में सेट हो गई है। ओके ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस वाला प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का यूज देखते हैं जिससे हम हमारे प्रोग्राम को इजी कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद इजी पीजी। फिर से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप 2 दिन हो गए इसको प्रोजेक्ट को देखे नहीं, तो क्या क्या है, कुछ नहीं, क्लास बना था, क्लास का नाम था स्टूडेंट, उसमें पब्लिक कुछ डेटा मेंबर थे, रोल नंबर, नेम, P1 P2 एंड P3, तो उन सभी को डेटा मेंबर्स दे दिए थे, मतलब डेटा टाइप्स बता दिए थे। देन उसके बाद हमारे पास एक मेथड है सेट डेटा। सेट डेटा के थ्रू हम क्या कर रहे थे, रोल नंबर, नेम और P1 P2 P3 का मार्क्स हम गेट कर रहे थे यूजर से। देन उसके बाद जो था शो रिजल्ट था। अभी कैसा है कि ये सारा चीजें मेरे को करना पड़ता था, है ना, मतलब ये क्या है, जब तक अगर मैं डेटा नहीं डालूं, है ना, सेट नहीं करूं और डायरेक्टली मैं शो को कॉल करूं तो उसमें होती थी गार्बेज वैल्यू, और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बने तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू हो। हालांकि 0 या फिर अननोन वगैरह रहा तो चलेगा। तो चलो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो इस बार मैं पहले सबसे पहले बना रहा हूँ मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या था, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सॉरी डेटा टाइप नहीं लगेगा, मैं गलती से लिख दिया, डेटा टाइप नहीं लगेगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा स्टूडेंट और मैं डाल दूंगा ये। तो ये हो गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज मेरे जो ब्रेसेस है, राउंड ब्रेसेस है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर माना जाता है। मैं बोल रहा हूँ अगर यूजर ने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया तो जो रोल नंबर है उसका उसका जो इनिशियल डेटा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर नेम है तो नेम में होना चाहिए अननोन, ठीक है, अननोन। एंड देन पेपर 1 पेपर 2 जो है वो होना चाहिए 0.00। तो ये है मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज कि भाई गार्बेज तो ना हो, मतलब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ वैल्यू सेट करना तो उसमें सबसे पहले तो गार्बेज ना हो, बिकॉज गार्बेज रहेगा तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कभी भी आंसर कि आंसर क्या आने वाला है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं सभी का आंसर क्या आता है, क्योंकि हमने एक भी इसमें सेट डेटा को कॉल नहीं किया, मैंने नीचे से डायरेक्टली शो किया है। तो यू कैन सी अभी जो मेरा डेटा है वो नॉर्मली एम्प्टी है, ब्लैंक है, इससे हम हमारा प्रोजेक्ट कहीं क्या कहते हैं रॉन्ग बिहेव तो नहीं करेगा, है ना, मतलब अभी प्रॉपरली उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज फॉर सेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि जो रोल नंबर है अगर यूजर नहीं डालता है, मतलब यूजर सेट नहीं करता है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो वैल्यू है वो 999 रहे। ऐसा कोई है मेरा फंडा कि भाई 999 रहे। और अगर वो पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स नहीं डालता है तो उसकी वैल्यू 1.1 रहे, है ना, जिससे मैं चेक कर लूं कि ये वैल्यूज क्या है, 0 है या फिर वो वैल्यूज यूजर ने सेट नहीं किया। ओके ये देखो मैं फिर से एक बार कॉल कर रहा हूँ।
यू कैन सी जब मैंने वैल्यू सेट नहीं की है तो ये वैल्यूज आई। अगर यूजर सेट करेगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेके अगर वो सेट करेगा डेटा, तो उसका सपोज मैंने S2 का डेटा सेट किया तो क्या होगा, S2 का डेटा बस सेट होगा, बाकी का डेटा डिफॉल्ट वाला रहेगा। बिकॉज अभी गार्बेज वाला जो आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से वो हैंडल कर लिया है। तो देखिए अभी ये जो पूछ रहा है वो S2 के लिए पूछ रहा है 101 एंड नेम राम 10 20 एंड 23 जो भी डाल दिया। तो यू कैन सी मेरा जो S1 है, S1 का डेटा कहते हैं डिफॉल्ट वाला है, S2 का डेटा देखो जो हमने डाले थे वो है, और S3 का डेटा फिर से डिफॉल्ट वाला है। सेकेंड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए यूज नहीं होता, आप कुछ भी करवा सकते हो। सर मतलब कुछ भी मतलब देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस कंस्ट्रक्ट सॉरी इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे क्या बोलूंगा मैं, सेट डेटा को कॉल कर दो। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कर लो, सेट डेटा को कॉल कर लो, तो मुझे वो फिर से वो कोड लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो डेटा को कॉल कर देगा, और इस बार जो वैल्यू रहेंगी वो डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं रहेंगी, यूजर से मांगी जाएंगी। यू कैन सी 101 देन राम, मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट डाउन कर रहे हैं। एंड 102 एंड 23, कोई बात नहीं, नेम में ही मैंने गलत डाल दिया। एंड फिर से 104, कुछ गार्बेज सा डाल देता हूँ। 104 कितने बनाए थे मैंने, एंड यू कैन सी जितने भी मैंने बनाए थे 1 2 और 3, ठीक है। तो ये इनका क्या हुआ, डेटा गेट करके प्रिंट किया। और इस टाइम हमने क्या किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सेट डेटा मेथड को कॉल किया था इसलिए। सेकेंड, मैं चाहूँ ना तो ये शो डेटा मेथड भी मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही पूरा डेटा ना उसमें सेट वेट हो जाएगा और सारी चीजें। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे डेटा सेट हो वैसे ही डेटा शो हो जाए, तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करता हूँ, शो क्या था मेरा, शो रिजल्ट, क्या था, शो रिजल्ट वाले मेथड को कॉल कर देता हूँ। क्या होगा, डेटा लेगा और डेटा शो करवा देगा। तो ये भी कर सकते हो, मतलब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते बराबर हर चीज हो जाएंगी, नीचे का पूरा जो कोड है वो छोटा हो गया। सो रोल नंबर 111 सपोज राम 10 10 10, ये देखो जैसे ही उसने डेटा लिया डेटा प्रिंट भी कर दिया। सेम चीज 102 शाम 30 30 एंड 30, यू कैन सी फिर से वही जो डेटा मैंने डाला था वो डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। गीता एंड 30 30 एंड 30, यू कैन सी। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, आपके ऊपर है कि आपको इनिशियली जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप क्या करना चाहते हो, पूरा पूरा प्रोसेस करवाना चाहते हो उसके साथ, या सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन का टास्क करवाना चाहते हो। तो एक्चुअल काम तो है उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम है पैरामीटराइज वैल्यू सेट करना, मतलब आपको इसके थ्रू सेट नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। मतलब सेट डेटा को भी मुझे कॉल नहीं करना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करूंगा कि भाई जो भी आर में आएगा वो दे देना रोल में, जो भी नेम में आएगा, सॉरी एन में आएगा उसको दे देना नेम में। सपोज मैं एन करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एंड पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो सब डबल है, तो डबल P1 P2 P3 नहीं ले सकता, तो A1 ले रहा हूँ, A1 देन डबल A2 कॉमा डबल A3, ओके। और ये जो भी डेटा आएगा हम उसको पास ऑन कर देंगे हमारे अप्रोप्रिएट डेटा मेंबर्स में। तो यहाँ पे रोल इक्वल्स टू सॉरी आर आ जाएगा। सेम चीज नेम का डेटा हम एन में डालने वाले, सो एन इक्वल्स टू ये डाल दिया, देन P1 इक्वल्स टू A1 डाल दिया, P2 इक्वल्स टू A2 डाल दिया, एंड P3 इक्वल्स टू A3 डाल दिया। ओके, तो ये था हमने यूजर डिफाइंड वैल्यूज। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वैल्यू सेट करता हूँ या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा ना तो एरर आएगा, बिकॉज अभी ये जो है ये इन्वोक करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यूज नहीं पास किए तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट मेरे यहाँ इसमें मेरे प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही यूज करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यूज डालनी पड़ेगी।
कॉमा डबल कोट्स राम एंड उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स लिए, तो हमने सीक्वेंस में क्या दिया था कि पहले आर था, फिर एन था, फिर A1 था, फिर A2 था, फिर A3 था। यू कैन सी नीचे में लिख के आ रहा है आर एन A1 A2 A3। उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। सर अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, बिकॉज वो डेटा वहां पे वही डेटा लेगा। अगर आप चेंज करोगे तो वो डेटा मेंबर में, गलत वाले डेटा मेंबर में वो डेटा जाएगा। ओके, सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। क्वेश्चन है मयूरेश, कुछ क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 ही इसका लिया। एंड जैसे डेटा डालूंगा, डेटा डालने के बाद मैं एक्सेस करूंगा मेरा शो रिजल्ट करके। यू कैन सी मैंने शो रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ, देन s2 डॉट शो रिजल्ट। सर हाँ, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मयूरेश। सर हम जितने ऑब्जेक्ट लेंगे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे क्या? मतलब मतलब आपने अभी S1 और S2 लिया ना, तो मतलब हाँ, S1 स्टूडेंट 1 के लिए, S2 हम्म, स्टूडेंट 2 के लिए, ऐसा मतलब है क्या? हाँ, एक एक ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टूडेंट का डेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे स्टूडेंट का डेटा। करेक्ट है, यही याद रखना है। ऑब्जेक्ट मतलब मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट मतलब एंटिटी ना, रियल वर्ल्ड की एंटिटी। तो रियल वर्ल्ड की हम्म। एंटिटी रखना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक स्टूडेंट रखना है तो एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या लग सकता है, उसके अप्रोप्रिएट हमने क्लास बनाया। क्लास मतलब ढांचा बनाया कि भाई ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। तो हमने बताया कि स्टूडेंट में कुछ ये तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो मतलब हमने बोले कि स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ये डेटा होना चाहिए। मतलब क्या क्या मतलब होना चाहिए, उसके पास रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, P1 P2 P3। तो ये क्या हो गए, ये हो गए उसके स्टेट्स। ये सारे क्या हो गए, उसके स्टेट्स हो गए। सेकेंड क्या है, बिहेवियर। स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, मतलब जो अगर S1 है तो S1 का बिहेवियर क्या है, रिजल्ट देना। तो रिजल्ट के लिए हमने क्या बनाया, फंक्शन शो रिजल्ट। तो ये उसका हो गया बिहेवियर। तो शो रिजल्ट में लॉजिक है, जो भी लॉजिक था वो यहाँ पे। तो इसका एक ऑब्जेक्ट का के लिए हम प्रोग्राम करें, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसके पहले कैसे होता था, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पहले स्टूडेंट का डेटा कहाँ है। मतलब इतने ग्रुप नहीं कर पा रहे थे, सिंपल फॉर्म वेरिएबल्स को ग्रुप नहीं कर पा रहे थे एक पर्टिकुलर इसके लिए। हमें पूरा थिंकिंग प्रोसेस करना पड़ता था। पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट से वो इजी हो जाता है, उसी के ऊपर प्रोसेस होता है। आपने देखे ना, वही वही ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये नंबर्स डाले तो ये इसी स्टूडेंट का है, देखो ये इसी का टोटलिंग है। सेकंड वाला जो है वो उसी का टोटलिंग है, मतलब पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट्स का ही डेटा के साथ काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप हैंडल करोगे तो वो पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हैंडल करोगे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा के साथ आप चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, और ये हैंडी हो जाता है। एंड कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है डेटा को डालने और रिट्रीव करने के लिए। आप मेन काम तो उसका वही है कि डेटा को डालना है। आपको डेटा डालोगे नहीं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी, मतलब गार्बेज वैल्यू रहेंगी। पर उसके अलावा आपके पास यूजर डिफाइंड वैल्यूज वगैरह डालना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये वाला समझा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। सर, हम्म सर ये समझ गया सर। हम्म सर एक और था, मतलब यदि हमने सर वो फंक्शन निकाले ना, वो गेट सेट डेटा का, एक बार। निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ये सर वाला, सेट डेटा में अभी, नहीं सर एक क्वेश्चन, अरे सर क्वेश्चन पूछना था एक उस पे। अच्छा ओके, हाँ बोलो। हाँ, जैसे अभी सेट डेटा के बाद ब्रैकेट में यदि एक आधा वेरिएबल लिया, हम्म। तो मतलब आपने जो पिछले टाइम जो लिया था ना प्रोजेक्ट, उसमें आपने वो वेरिएबल लिया था स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के लिए। हाँ वो तो मेरी रिक्वायरमेंट है ना। तो सर मैं मतलब वो ये करने के बाद फिर एक ही ऑब्जेक्ट से तीनों को, मतलब 3 स्टूडेंट को कॉल नहीं कर सकते क्या मतलब? नहीं नहीं मयूरेश, देखो क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, सपोज करो आप एक, आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा ऑब्जेक्ट, सपोज S1।
सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रख दिया मैंने सपोज S1। चलो मैं आपको बता देता हूँ। S1 क्रिएट किया मतलब क्या हुआ, उसमें बने रोल नंबर, ऑफ कोर्स ये ढांचा तो रहेगा, रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये 3 चीजें आएंगी। जो पहला है उसको बोला जाएगा रोल नेम P1, P2 एंड P3। ओके, अब कैसा हो गया, आप बोल रहे हो कि सर हमने क्या किया, हमने ना एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और 3 डेटा डाले। चलो ठीक है, तो सॉरी S1 था ना इसका नाम, तो हमने क्या किया S1 रख दिया। तो मैं क्या करूँ, S1 डॉट सेट डेटा करके एक मेथड कॉल किया। ठीक है, सेट डेटा करके मैंने एक मेथड को कॉल किया। सेट डेटा मेथड में मैंने सब सारा डेटा डाला, सपोज डाला 101, देन नेम में डाला राम, देन पेपर में डाला 11, 10 एंड 20। अब मैंने ये चीज डाल दी। अब कैसा, अगर आप तुरंत में उसको प्रिंट कर दोगे एस डॉट शो डेटा तो ये सही है, एस डॉट शो डेटा करोगे तो सही है, बिकॉज यहाँ पे एक डेटा होल्ड हुआ और एक डेटा प्रिंट हो गया तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, फिर से अगर आप करते हो एस डॉट सेट डेटा एंड फिर से आप क्या करते हो कि वो जो डेटा दिया उसको प्रिंट कर देते हो, तो कैसा होगा, जैसे आपने सेट डेटा किया, यूजर फिर से सेट कर रहा है, तो क्या होगा, आप जो भी नया डेटा डालोगे वो रिमूव करके उसी ऑब्जेक्ट में आएगा। ओके, उसी ऑब्जेक्ट में जैसे आ जाएगा 102 सपोज डाल दिया, यहाँ पे मैंने शाम डाल दिया एंड 10 10 एंड 28 करके डाल दिया। तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से एस को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे शो डेटा के वक्त ये न्यू वाला फ्रेश डेटा आएगा, ओल्ड वाला डेटा गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट थोड़ी बने। सेम चीज अगर मैं तीसरा भी करता हूँ S1 डॉट सेट डेटा, फिर से मतलब यूजर के अंदर डेटा डाल रहे हैं हम, मतलब वो S1 के अंदर मैं फिर से क्या डाल रहा हूँ, डेटा डाल रहा हूँ। फिर से क्या करूँ, S1 डॉट शो को कॉल करो, शो डेटा। इस टाइम भी क्या होगा, जो भी यूजर नया डेटा डालेगा, फॉर एग्जांपल नया डेटा मैंने डाल दिया 222, जो रोल नंबर है वो 222 डाल दिया, नेम में सपोज पूजा डाल दिया एंड मार्क्स जो भी कुछ हो वो मैंने डाल दिया है ना। तो चलो डाल देते हैं, रोल नंबर है 222 एंड नेम है पूजा एंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो यहाँ पे 2, 3 और 4 डाल दिया है ना। तो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा सोचो कि मैं वो चीज नहीं कर सकता। कौन सी चीज सर, मतलब अगर मैं बोलूँ कि पहला डेटा डाल दिया है ना, फिर शो नहीं किया, दूसरा भी डेटा डाल दिया फिर शो नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में 3 बार शो लिख देता हूँ ना, मैंने 3 बार डेटा डाला, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लास्ट में अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ 3 बार करूँ 4 बार करूँ, लास्ट में डेटा कौन सा है सर, लास्ट में डेटा है पूजा का, यस, तो पूजा ही 3 बार शो होगा, बिकॉज प्रीवियस डेटा ना जो है वो डिलीट हो गया। अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट रहते थे तो फिर सही था, मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मतलब सर ये S1 होता, ये S2 होता और ये S3 होता, तो क्या होते थे, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते थे और तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में 3 डिफरेंट टाइप का डेटा रहता था, पर रहता था है ना, ये लॉस नहीं होता था और आपको प्रिंट भी करना पड़ता था 3 डिफरेंट इससे, S1 S2 का डेटा शो और S3 का डेटा। तो ये है वो चीज, एक ही ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं बट आपको तुरंत में वो डेटा को प्रिंट कर देना पड़ेगा, आप होल्ड करके नहीं रख सकते। आंसर आया, समझा? हेलो, हाँ सर, समझ गया सर। तुरंत में करना है तो सही है, क्योंकि वो एक कंटेनर है ना, कंटेनर में तुम डेटा होल्ड कर रहे हो और तुरंत में उसको प्रिंट कर देंगे तो चलेगा। बट आप चाहते हो कि कुछ देर के बाद या कुछ इसके बाद आपको करना है, वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज कैसा, वो डेटा लॉस हो जाएगा, लास्ट में जो डेटा आएगा वही डेटा प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज मैं दिखा देता हूँ, इसी में अपन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, सॉरी मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है उसको मैं बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, तो अभी हम नहीं बनाते कंस्ट्रक्टर, तो कौन बना के देता है, हमें बना के देता है कहते कंपाइलर। मुझसे मैंने बना रहा स्टूडेंट का, मैंने सपोज कर दिया S1 बनाया, ठीक है, देन कॉमा करके S, सॉरी एक ही बना रहा हूँ और मैं वो तुम्हारा ही वाला फंडा करके दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। सपोज एक ही पहले मैं शो करवाता हूँ, तो देखिए ये एक वाला तो हमें पता है कि ये एक से तो होगा, सो S1 डॉट सेट डेटा, सेट डेटा को कॉल करके मैंने डेटा डालूंगा यूजर से और शो रिजल्ट से मैं वो डेटा को शो करवा दूंगा। तो लेट्स सी, चेक कर दे। तो वन यूजर तो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेम डालना है तो मैंने डाल दिया सपोज राम
एंड डाल दिया सपोज 10 10 एंड 10, तो यू कैन सी जो डेटा डाला था उसने वो तुरंत का तुरंत प्रिंट कर दिया, तो कोई इशू नहीं था। फिर क्या बोले आपने, सर यही चीज को एक ही ऑब्जेक्ट को 3 बार करेंगे तो मेमोरी बचेगी। यस राइट है, ये 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और मेमोरी, बट क्या हुआ, उसी ऑब्जेक्ट में आपने डेटा को ओवरराइड मारा। अब इस केस में भी सही है बिकॉज आप तुरंत ले रहे हो, क्योंकि ये लॉजिक अगर है ऐसा तो चलेगा, क्योंकि आप तुरंत ले रहे हो, रख रहे हो और डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे हो, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं जाएगा। फिर से डाल दिया मैंने सपोज राम, एंड यू कैन सी मैं डायरेक्टली अगर डालता हूँ और वो तभी के तभी प्रिंट कर देना, मतलब वो डेटा इसके बाद अभी फिर से मैं मांग रहा हूँ तो ये डेटा लॉस हो जाएगा, जो भी प्रीवियसली डाला था 101 वो चला जाएगा। ठीक है, 101 की जगह 102 आ गया, देन ये आ गया शाम 20 20 20, तो ये हो गया है ना, वो चला गया। देन उसके बाद फिर से 103 फिर से ये चला जाएगा, जैसे मैंने डाल दिया गीता, तुरंत के तुरंत प्रिंट कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उतने देर के लिए वो डेटा था। ठीक है, बट अगर क्या होगा, मैं बोलूंगा कि भाई बाद में करो, पहले डेटा ले लो फिर बाद में करो, तो ये चीज नहीं हो सकती। बिकॉज यहाँ पे वो लास्ट वाले का डेटा डालेगा, दिखाएगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक से ज्यादा थोड़ी ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम डेटा लेगा, फिर सेकंड टाइम डेटा लेगा, मतलब प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम डेटा देगा, तो लास्ट टाइम जो भी डेटा देगा वो 3 बार शो करवा देगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर से एक बार शो करके हम चेक करते हैं। सो यू कैन सी मैंने जो भी डेटा डाला था, देखो डायरेक्टली क्या आ गया, पूजा, सभी इधर क्या आ गया, पूजा पूजा और पूजा, बाकी की एंट्री क्या हो गई, लॉस हो गई। तो ये ऐसा है, इसलिए याद रखना है कि हमें अगर करना है तो इंडिविजुअल। अब ये चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसीलिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कॉमा कर दिया S2, कॉमा कर दिया S3, तो ये इंडिविजुअल है। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, अभी समझो कि डिफरेंट डिफरेंट गोले बन रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट गोले में जो डेटा आएगा वो होल्ड होगा और हम उसको लास्ट में प्रिंट करा सकते हैं। अब ये आपका जो चाहिए था डिजायर्ड आउटपुट वो देगा। हेलो, यस सर, वॉइस आ रही है? पता नहीं अचानक से ऑफ हो गया था। हाँ सर। तो ये डिजायर्ड आउटपुट आएगा आपको। वन 102 जो भी आप डालोगे वो चीज आपको मिलेगा। 103 एंड लास्ट जल्दी गीता 30 30 एंड 30। यू कैन सी यहाँ पे अभी हम इंडिविजुअली डेटा होल्ड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से होता है। तो आप ऑब्जेक्ट जितने बनाओगे उतने ज्यादा आप रख सकते हो, जितने ऑब्जेक्ट उतने स्टूडेंट का डेटा। ओके, तो ये याद रखना है, ये चीज समझा सर, कंस्ट्रक्टर? हाँ बोलो ना। हाँ सर समझ गया अभी। सर आपने पिछले टाइम जो किया था ना वो जो फंक्शन के आपने किए डेटा शो रिजल्ट, उसमें हम्म आपने एक पैरामीटर डिक्लेयर किया था इंट एक्स और जो भी है, तो हम्म फिर उसका जो मतलब इसके ऊपर से अपन ये कर सकते, मतलब प्रिंट के समय ऐसा लिख के आएंगे कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे हाँ इंक्रीमेंट होगा, विदाउट ओ इंक्रीमेंट ओ आपने किया था वो। हाँ, तो कुछ नहीं ना, ये तो फंक्शन के वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पास करवा रहा था। यहाँ पे 1 पास करवा रहा था, यहाँ 2, हाँ, यहाँ पे 3, और तो यहाँ पे सर मैंने ऐसे टाइम पे मतलब एक ऑब्जेक्ट कर सकते ना? नहीं, यहाँ पे भी वही है फंडा, दो चाहिए, दो चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ये किया था ना, शायद यहाँ पे लिख दिया था मैंने स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दिया था सपोज एक्स, मैंने एक्स लिया था यहाँ पे, तो मैं एक्स ही ले रहा हूँ। चाहो तो आप दूसरा भी ले सकते हो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे भी, 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। जो भी एक्स में आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एक्स में मैंने मैन्युअली डाला है ना, 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, तो मतलब क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पास की और उसको प्रिंट करवा दिया, तो जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये पहला स्टूडेंट था, दूसरा स्टूडेंट था या तीसरा स्टूडेंट था। वो सिर्फ पासिंग द पार्सल खेला मैंने, बाकी कुछ भी लॉजिक नहीं खेला उसमें। कि ये देखो डायरेक्टली एक्स में 1 था तो डायरेक्टली क्या आ गया, स्टूडेंट 1,
और फिर वो स्टूडेंट 1 का डेटा, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट 1 है। देखो स्टूडेंट 2 क्या देता, 102, देन गीता, सेम चीज स्टूडेंट 3, उसका कोई लुकआउट नहीं है। तो मैंने सिर्फ हमारे लिए किया था कि भाई हमें 3 स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हो तो 3 स्टूडेंट का डेटा करके प्रिंट होना चाहिए, बाकी उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वाला बोल रहे हो ना, एक एक स्टूडेंट में ही हो जाएगा? नहीं, एक स्टूडेंट में नहीं, वहां पे भी मैंने 3 ही स्टूडेंट बनाया था। समझा है? हाँ सर। नहीं समझाऊंगा तो फिर से एक बार मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर इसमें फॉर लूप यूज कर सकते हैं क्या सर? फॉर लूप हाँ कर सकते हो, पर मतलब सर एक ही फंक्शन को 3 बार लिखने से अच्छा मतलब रेंज सेट करने के बाद मतलब अगर आपको 5 हो स्टूडेंट सकता का है। डेटा लेना है, हाँ तो मतलब 5 बार कॉल करने से अच्छा मतलब फॉर लूप में डाल दिया मतलब 5 बार वो कॉल होगा ऐसा। ऐसा फॉर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज इंट a इक्वल्स टू सपोज 0, ठीक है? फिर a इज लेस देन सपोज 3, मतलब कितने बार चलेगा? 3 बार लूप चलेगा, a प्लस प्लस। और बोल रहे हो सर इसके अंदर a सिर्फ 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो हम कैसे करते हैं? उसके अंदर डाल दिया, सही है। पर मेरे को बात बताओ कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो और बाद में 3 बार अगर या फिर 4 बार आप उसको प्रिंट कराओगे, इसको भी मैं फॉर लूप पे डाल दिया प्रिंटिंग स्टेटमेंट को, तो क्या होगा? जो लास्ट में डेटा डालोगे ना वही डेटा प्रिंट होगा, याद रखना, वही वाला डेटा प्रिंट होगा। उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो ना आप, कि भाई S1 में पहला डेटा डाला, फिर S1 में दूसरा डेटा भी डाला, S1 में तीसरा डेटा भी डाला, तो तीनों डेटा क्या होगा? ओवरलैप